ईरान के पास तेल तो बहुत है, फिर भी उसका हाल ठीक नहीं है। राजनीतिक उथल पुथल, अमेरिका के लगाए सैंक्शंस की वजह से चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, इजरायल से चलती प्रॉक्सी वॉर और 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से बढ़ता हुआ कट्टरपंथ। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भारत के ईरान से अच्छे संबंध रहे हैं। भारत वहां से तेल खरीदता रहा है, वहां चाबहार पोर्ट भारत ने बनाया है। एक वक्त तो ईरान से भारत तक गैस की पाइपलाइन तक बिछाने का प्लान बन गया था। जब दो देशों के बीच इस तरह के संबंध हो तो नेताओं के मुंह से तारीफ ही निकला करती है। लेकिन इस बरस पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनेई ने एक ऐसी बात कह दी जिसे भारत में बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि इस्लाम के दुश्मन हमेशा हमें उम्मा की हमारी साझा पहचान के प्रति उदासीन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम म्यांमार, गजा, भारत या किसी और देश में मुसलमान की पीड़ा से अनजान हैं तो हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते। भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में इसका जवाब दिया। भारत ने कहा कि माइनॉरिटीज पर कमेंट करने से पहले अपना रिकॉर्ड देख लें। अपना रिकॉर्ड माने ईरान का रिकॉर्ड, और चूंकि उम्मा का जिक्र हुआ तो दीगर मुस्लिम देशों का भी रिकॉर्ड। अक्सर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इस्लामिक देशों में, खासकर मिडिल ईस्ट में, मुसलमानों के पास कितनी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता है। आइए इस जटिल सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश करें। नमस्कार, अपन हैं कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि इस्लामिक देशों में मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता तो मिलती है, लेकिन व्यक्तिगत आज़ादी पर पाबंदी लगती है। सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों में शरिया कानून सोशल और पर्सनल दोनों लाइफ पर लागू होता है। इसके लिए बनी मॉरल पुलिस। इसको दो उदाहरणों से समझिए। पहला, सऊदी अरब का उदाहरण, जो कि एक सख्त वहाबी इंटरप्रिटेशन के तहत चलने वाला मुल्क है। वहाबी क्या है? इस्लाम का एक स्कूल ऑफ थॉट है। सऊदी अरब अपनी धार्मिक पुलिस मुतावा के जरिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करता है। स्वाभाविक है कि पर्सनल फ्रीडम कम हो जाता है इससे। इसके साथ ही गैर मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए भी यहाँ कोई जगह नहीं है। सऊदी अरब में मुतावा ये भी सुनिश्चित करती है कि नागरिक इस्लामिक कानूनों का कायदे से पालन करें, जैसे कि लिबास के नियम। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान के सत्ता में बैठने के बाद से कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे महिलाओं को 2020 में गाड़ी चलाने का अधिकार मिला, लेकिन वे अब भी कठोर गार्जियनशिप लॉज के अधीन हैं। दूसरा उदाहरण ईरान का लेते हैं। यहाँ भी शरीयत के नियमों के तहत ही काम होता है। इस वजह से शिया मुसलमानों को अपनी धार्मिक पहचान खुले तौर पर व्यक्त करने का मौका मिलता है, लेकिन महिलाएं कपड़े और व्यवहार के संदर्भ में और धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे कि बहाई और सुन्नी मुसलमान मार्जिनलाइज हो जाते हैं। इस धार्मिक स्वतंत्रता का एक और पहलू है, कई इस्लामिक देशों में शिया और सुन्नी को एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक मतभेदों की वजह से इनके बीच तनाव बन जाता है। इसे उदाहरणों से समझते हैं। इराक में लगभग 60 से 65% शिया जनसंख्या है, लेकिन सद्दाम हुसैन जो सुन्नी सेक्ट के नेता थे, उनके राज में शिया समुदाय को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया गया था। 2003 में सद्दाम की सत्ता जाने के बाद शिया समुदाय ने सत्ता हासिल की। सुन्नी ग्रुप्स ने इसका विरोध किया। इसमें आईसिस जैसे आतंकवादी संगठन भी शामिल थे। वहां शिया और सुन्नी के बीच जो लड़ाई है वो अब भी जारी है। सीरिया में असद डायनेस्टी का राज है। असद अलावी सेक्ट से ताल्लुक रखते हैं। अलावी सेक्ट शिया इस्लाम से निकला है, लेकिन सीरिया की ज्यादातर जनसंख्या जो है वो सुन्नी है, माने सुन्नी जनता पर शिया शासक है। 2011 में शुरू हुए सीरियन सिविल वॉर के दौरान दोनों सेक्ट्स के बीच तनाव बढ़ा, वायलेंस की घटनाएं हुई। इसमें आसपास के इस्लामिक देश भी कूदे, जैसे ईरान जो शिया डोमिनेटेड देश है। ईरान समर्थित चरमपंथी गुटों ने असद राज परिवार का समर्थन किया, जबकि कई सुन्नी चरमपंथी गुटों ने वहां असद राज परिवार का तख्ता पलट करने की कोशिश की। मिडिल ईस्ट में ईरान वर्सेस सऊदी अरब के बीच की लड़ाई का एक आधार शिया वर्सेस सुन्नी की लड़ाई भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान शिया मेजॉरिटी वाला देश है और खुद को शिया समुदाय का लीडर मानता है, जबकि सऊदी अरब एक सुन्नी मेजॉरिटी वाला देश है और वो खुद को नेता मानते हैं सुन्नी समुदाय का। पॉलिटिकल फ्रीडम यानी देश के नागरिकों को राजनीतिक आज़ादी, सरकार, चुनाव और देश के बड़े फैसलों में उनकी भूमिका। कुछ बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की में डेमोक्रेसी है, लेकिन ईरान जैसे देशों में डेमोक्रेसी होने के बावजूद सबसे ज्यादा ताकत वहां के सुप्रीम लीडर के पास है, जो एक रिलीजियस लीडर है। सुप्रीम लीडर ईरान के सबसे बड़े धार्मिक लीडर होते हैं और इस पद पर चुनाव नहीं होते। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का हाल ऐसा है कि मुश्किल से ही कोई प्रधानमंत्री पनप पाता है। सेना ने कई बार वहां तख्ता पलट भी किया है, आप जानते हैं।
इस्लामिक देशों में पर्सनल फ्रीडम का हाल कुछ और आंकड़ों से समझ लेते हैं। सेंटर फॉर ग्लोबल लिबर्टी एंड प्रोस्पेरिटी CATO एक अमेरिकी थिंक टैंक है। इसने अगस्त 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसने ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के आंकड़ों को एनालाइज किया। इसके मुताबिक पर्सनल फ्रीडम के मामले में 40 मुस्लिम मेजॉरिटी देशों में से 36 देश पर्सनल फ्रीडम के मामले में वर्ल्ड एवरेज से भी पीछे थे। सबसे बुरा हाल मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देशों का था। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी देशों में फ्री स्पीच और एसोसिएशन बनाने की आजादी भी बेहद लिमिटेड है, सीमित है। माने किसी तरह के संगठन या कोई सिविल सोसाइटी बनाने का हक को भी सीमित कर दिया गया है। UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, ब्रुनई, ताजिकिस्तान और लीबिया जैसे देशों में फ्री एक्सप्रेशन का स्कोर वर्ल्ड एवरेज के मुकाबले, विश्व औसत के मुकाबले करीब 50% कम है। अब कुछ लोग ये सवाल भी उठा सकते हैं कि मुस्लिम देशों में डेमोक्रेटिक मूल्यों की समीक्षा तो कर ली भाई साहब, लेकिन इन देशों में रहने वाले नागरिकों से भी पूछ लो कि इनको डेमोक्रेसी और पर्सनल फ्रीडम चाहिए या नहीं। तो प्यू रिसर्च सेंटर ने 2012 में एक रिपोर्ट छापी। इसके मुताबिक कई मुस्लिम देशों में लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ वो इस्लामिक वैल्यूज को भी पॉलिटिक्स में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। जैसे इजिप्ट, तुर्की और ट्यूनीशिया में लगभग 60 से 70% लोग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस चाहते हैं। पाकिस्तान में तो 88% लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं। साथ ही लोग पर्सनल फ्रीडम जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिलीजन की वकालत भी करते हैं। हालांकि ज्यादातर देशों में 50% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि आज़ादी देते वक्त शरिया के कानूनों का भी ध्यान रखा जाए। इस तरह की सोच इजिप्ट, जॉर्डन और पाकिस्तान जैसे देशों में काफी प्रेवलेंट है। माने मेजॉरिटी लोग मौजूदा सेटअप में नहीं रहना चाहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पहलू, आर्थिक स्वतंत्रता की। इस्लामी राज्यों में आर्थिक स्थिति अधिक विविध है, वैरायटी से भरी हुई है, अलग अलग तरह की है। इसके पीछे वजह है गल्फ देश जैसे कि सऊदी अरब, कतर और UAE की ऑयल इकोनॉमी। हालांकि इन देशों में आर्थिक स्वतंत्रता अक्सर स्टेट कंट्रोल से जुड़ी होती है। भारत में तो कई बड़े नागरिकों को राज्य से उदार लाभ मिलते हैं, लेकिन वे भी भारी मात्रा में सरकारी समर्थन पर निर्भर होते हैं। पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों में जहां आर्थिक स्थिति कम अनुकूल है, उच्च बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक आजादी को सीमित कर देते हैं। इन देशों में चूंकि राजनीतिक सिस्टम धार्मिक रूप से ओरिएंटेड है, इसलिए आर्थिक विकास की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। कई इस्लामिक देशों में महिलाओं की आजादी धार्मिक कानूनों से बंधी होती है। खासकर मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के देश जैसे कि सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान में धार्मिक कानून महिलाओं के अधिकारों को तय करते हैं, जैसे कि ड्रेस कोड और वैवाहिक अधिकार इत्यादि। सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति मिली कुछ ही साल पहले। ऐसे सुधारों के बावजूद कठोर गार्जियनशिप लॉज भी बने हुए हैं। सऊदी अरब में जेंडर इनइक्वालिटी बेहद ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब को जेंडर इक्वालिटी में 100 में से सिर्फ 36.25 अंक मिले हैं, जो काफी बुरा स्कोर है। ईरान में राजनीतिक भागीदारी पर पाबंदियों से महिलाओं के अधिकार सीमित होते हैं। मिसाल के तौर पर विरासत और तलाक जैसे मामलों में कानूनी भेदभाव हैं। ईरान में महिलाओं को हिजाब पहनना अनिवार्य है और ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर दंड का सामना करना पड़ सकता है। तो ये रहा इस्लामिक देशों का एक मॉडर्न वैल्यूज, आधुनिक वैल्यूज के पैरामीटर्स पर आकलन। आसान भाषा का ये एपिसोड लिखा और उसकी रिसर्च की हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।